अगर कल्पना सोरेन जी नहीं आती तो क्या उस समय आप विधायक का चुनाव लड़ सकते थे? क्या उम्मीद एज अ लॉयर अगर आपसे बात किया जाए तो क्या 1932 खतियान लागू हो पाना संभव है झारखंड में, अगर लीगल बात किया जाए, कोई अगर कागजी प्रक्रिया में अगर कोई दिक्कत ना हो तो? एकदम। जो आपका मैनिफेस्टो था उसमें युवाओं से कई सारा वादा किया गया। उसमें एक वादा था कि हम रोजगार देंगे और रोजगार नहीं दे पाए तो उसके एवज में हम बेरोजगारी भत्ता, आपका आपके परिवार में डॉक्टर भी रहे अभी भी। स्वास्थ्य में कितना सुधार की जरूरत है झारखंड में? नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। जैसा हम सभी को ज्ञात है, झारखंड में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा का यह चुनाव है और अभी से ही राजनीतिक गलियारों में चहल पहल और यूं कहें तो उथल पुथल भी मची हुई है। आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम आपको जेएमएम से जुड़े एक ऐसे युवा से मिलाने वाले हैं जो गिरिडीह और गांडे में युवाओं के बीच अपना साथ रखते हैं। अगर पार्टी में इनका पद के बारे में बात किया जाए तो झामुमो के गिरिडीह जिला उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा गिरिडीह जिला के उपाध्यक्ष, जिनका नाम है फरदीन इम्तियाज अहमद। आप लगा जो इस क्षेत्र में है वो आप इनको देखते होंगे, कई समाज सेवा कार्यों में, पार्टी के कई कार्यक्रमों में एक्टिव रहते हैं और बहुत ही तेज तरार और एक प्रखर प्रवक्ता भी। स्वागत है सर हमारे चैनल में। शुक्रिया अभय जी। मैं आपके चैनल, आपकी सभा और आपके तमाम व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले प्रश्नों का जो हम शुरुआत करेंगे जी। अभी फरदीन एक बड़ा नाम, हम आपके बचपन से जानना चाहते हैं कि आप तमाम पढ़ाई लिखाई के बाद आप इस राजनीतिक के क्षेत्र में क्यों जुड़े? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने एजुकेशन के बारे में जी बताना बिल्कुल। चाहता हूँ। मैंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई यहीं हनी होली है, प्ले स्कूल में मैं वहाँ पे था। उसके बाद मैं कार्मल स्कूल में था क्लास 3 तक। उसके बाद मैं कार्मल स्कूल के बाद मेरा एक बोर्डिंग स्कूल है मेयो कॉलेज अजमेर करके, मैं वहाँ चला गया। क्लास 4 to 12 तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। जी। क्लास 12th में मैंने आर्ट स्ट्रीम में, क्योंकि वो स्कूल राजस्थान में था तो मैंने राजस्थान को टॉप भी किया। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज करके एक कॉलेज है, वहाँ पे मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स पढ़ाई की, बीए की। उसके बाद मैं लंदन चला गया। लंदन में मैंने एलएलबी की फर्दर पढ़ाई की और जो बार एट लॉ होता है उसकी पढ़ाई की। पॉलिटिक्स में जो आपने पूछा कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया, पॉलिटिक्स में आने का मुझे हमेशा से शौक था, बचपन से ही। मेरे दादा भी जो थे, डॉक्टर इम्तियाज अहमद उनका नाम था, गिरिडीह के पूर्व सांसद रह चुके हैं और वो भी आप देखिए तो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे। वो जाने माने टीबी के एक डॉक्टर थे, फिर भी वो पॉलिटिक्स में आए। उसके बाद मेरे एक चचा हैं डॉक्टर सबा अहमद, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो टुंडी के 4 बार विधायक रह चुके हैं, डेप्यूटी स्पीकर भी थे, पूर्व मंत्री भी थे। तो हमारे फैमिली में एक परंपरा है कि हम लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, राजनीति में आते हैं तो हम लोग लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, खिदमत करने के लिए आते हैं। और जो हम लोग खिदमत करते हैं लोगों की, उससे जो हमारा नाम होता है, बस उसी की हमें लालच है। और पॉलिटिक्स से आप मास को, मतलब आप बहुत लोगों को जो अपना इफेक्ट जोड़ सकते हैं और आपका जो भी काम करेगा लोगों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मैं, आप देखिए, अगर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का ही पॉपुलेशन है तो 40% अगर आप देखिए तो यूथ है बिटवीन द एज ऑफ 25 to 40। तो यूथ को आना जरूरी है, इसलिए मैं विदेश में सब चीज छोड़ छाड़ के वापस अपने मिट्टी गिरिडीह में लोगों की सेवा करने आया। आप यूथ हैं, जब 2019 में यहाँ जेएमएम की सरकार बनी, जो आपका मैनिफेस्टो था उसमें युवाओं से कई सारा वादा किया गया। उसमें एक वादा था कि हम रोजगार देंगे और रोजगार नहीं दे पाए तो उसके एवज में हम बेरोजगारी भत्ता, जो ग्रेजुएट है उनके लिए पर महीना 5,000 और जो मास्टर्स डिग्री जिनके पास है उनको 7,000। यह जो वादा है
ये प्रमुखता से उस समय युवाओं ने आपका साथ भी दिया, जी जी। लेकिन ये वादा पूरा होते नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? देखिए, धीरे धीरे करके सारे वादे पूरे किए जाएंगे जो सरकार ने कहा है। अब आप देखिए, झारखंड को 24 साल हो गया झारखंड को बने हुए, अलग हुए हुए। इसमें लगभग 18 साल दूसरे पार्टीज ने राज किया। मेनली यहाँ पे एनडीए का राज रहा, जिन्होंने बहुत सारी चीजें तोड़ी, बहुत सारा सिस्टम बदला। जो हमारा जल, जंगल, जमीन को उन्होंने बेचा। युवाओं के भविष्य के साथ उन्होंने खेला। पारा टीचर का इतना बड़ा मसला था, किसके वजह से हुआ था? बीजेपी के वजह से क्रिएट हुआ था। आज जो सहायक पुलिस कर्मी जो वहां पे प्रोटेस्ट करें, किसके वजह से हुआ था? बीजेपी के वजह से ही उन लोग को उन्होंने लाया था। तो धीरे धीरे करके सारे मसले पूरे होंगे अभय जी। अब आप, हमारी भी जब सरकार आई है जब से, तो 2 साल 2.5 साल तो कोरोना रहा। उसके बाद जब सरकार स्टेबल होती थी तो कुछ ना कुछ करके कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी, उनको तंग करते रहते थे, उनको जेल भेजा। तो अब थोड़ा सा हम लोग को धैर्य रखना है। जो जो सरकार ने बोला है वो सारे वादे धीरे धीरे करके पूरे होंगे। और युवाओं का जमाना है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी को भी पता है। और बहुत सारी चीजें वो अब स्टार्ट हो गया है, उन्होंने बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर दी है करनी। आप जैसे देख लीजिए, अभी सिपाही का जैसे हो रहा है उत्पाद, सिपाही है हर डिस्ट्रिक्ट में, सिपाही का है। अभी टीचर्स का बड़े पैमाने में होने वाला है थोड़े दिन में। बहुत जल्दी और भी सेक्टर्स में युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। सर, जब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ लोगों ने सोचा झारखंडियत की बात होगी, झारखंडियों को ज़्यादा मौका मिलेगा। 60-40 नीति लागू किया गया आपके सरकार के रहते। उस 60-40 में 40% बाहरी को घुसाना और 60% झारखंडियों को देना, क्या इसको आप सही मानते हैं? देखिए, ये जो 60-40 वाली जो बात है, इसमें बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में भी गारंटीड होती है एक इंडियन सिटीजन को, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। जो फंडामेंटल राइट है पूरे इंडिया में जिनका, वो आप किसी का आप छीन नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जो 1932 खतियान जो हमारे सरकार ने लाया था और उसको सेंटर भी भेज दिया 9th शेड्यूल में उसको इंक्लूड होने के लिए, उससे भी झारखंडियों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता। अगर आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि कितना कितना रिजर्वेशन है जो 1932 का खतियान यहाँ पे होल्ड करते हैं। बट उसे भी कुछ लिटिगेंट्स ने, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कोर्ट में जाके ग्रुप बना के ऑब्जेक्ट कर दिया, जिसके वजह से वो स्ट्राइक डाउन हो गया है। तो सरकार तो कोशिश कर ही रही है अभय जी करने की जो भी काम है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें, आप उसको तो आप नहीं बदल सकते हैं। एज अ लॉयर अगर आपसे बात किया जाए तो क्या 1932 खतियान लागू हो पाना संभव है झारखंड में? अगर लीगल बात किया जाए, कोई अगर कागजी प्रक्रिया में अगर कोई दिक्कत ना हो तो एकदम 1932 लागू किया जा सकता है। एकदम किया जा सकता है। बट अगेन, ये तो सेंटर की चीज है, क्योंकि 9th शेड्यूल तो अभी आपको पता है स्टेट का तो अब ये रहा नहीं। स्टेट ने तो सारी चीजें करके ऊपर भेज दी है। अब अगर ऊपर से वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो इसमें स्टेट क्या करेगी? बट लीगली इट इज पॉसिबल। जी। अगर युवाओं की हम बात करें तो एक और समस्या उनका है और जिन पर वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। झारखंड जो एसएससी का जो एग्जाम होता है, जेएसएससी सीजीएल का, उस एग्जाम को नहीं लिया गया आपके गवर्नमेंट में। जब पिछला बार एग्जाम हो रहा था 2023 में जी, दिसंबर जनवरी का माह था, दिसंबर का था शायद, उसमें पेपर लीक का मामला आ जाता है। जी जी जी। आप युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये बड़ा उम्मीद है कि सीजीएल लगभग 9 सालों से कंडक्ट नहीं कराया गया है झारखंड में। 24 साल का हमारा जो झारखंड है, जैसा आपने कहा, उसमें 9 साल में एक एग्जाम पेंडिंग रह गया और इसके जिम्मेवार दोनों हैं। आप जेएमएम के भी लोग भी है, जेएमएम की सरकार भी है और बीजेपी की सरकार भी। नहीं, देखिए, ये तो इसमें हमारी सरकार काम कर रही है। मान लीजिए अगर जो एग्जाम जो हुआ, अगर उसमें जो पेपर लीक हो गया, अगर मान लीजिए वो एग्जाम हो जाता, तो जो लोगों ने मेहनत की थी
इतने दिन से, उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती, जो मतलब उनको बाईपास कर लिया जाता। जिन्होंने मेहनत नहीं की होती शायद उनका हो जाता, जिन्होंने मेहनत की थी उनका नहीं होता। हमारी सरकार ने तो कोशिश की अभी कराने की एग्जाम, बट किसी वजह से नहीं हो पाया एग्जाम, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ये एग्जाम होगा। इसमें सीरियस मैटर है ये, और इसको सरकार के ये संज्ञान में, और जल्दी मुझे उम्मीद है इसमें भी एग्जाम होगा। आपके परिवार में डॉक्टर भी रहे अभी भी, स्वास्थ्य में कितना सुधार की जरूरत है झारखंड में? देखिए, स्वास्थ्य में तो क्योंकि मैं घूमता हूँ, गांव गांव घूमता हूँ, छोटे छोटे गांव घूमता हूँ, कोना कोना घूमता हूँ, स्वास्थ्य में अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हेल्थ केयर और एजुकेशन दो चीजें हैं जो आज सबसे ज्यादा मायने रखती है, और दोनों में अभी हमें बहुत आगे जाने की जरूरत है। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। जैसे मैं गिरिडीह सदर हॉस्पिटल की ही बात करूं तो आप यहाँ का अगर देखिएगा, जो पहले क्या हाल था और अब क्या कितना इम्प्रूवमेंट आया है। हमारी आईसीयू है, और भी धीरे धीरे नया सदर हॉस्पिटल भी बनने वाला है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे हो रहा है इम्प्रूवमेंट, बट उसमें समय लगेगा। बट हाँ, हेल्थ केयर में अभी हम लोग थोड़ा पीछे हैं, उसमें हमें आगे आने की जरूरत है, हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों चीजों। आप जब लंदन में थे, आप लंदन घूमे, पढ़ाई की आपने वहाँ और इंडिया को कंपेयर करें, हम झारखंड को छोड़ दें, तो क्या क्या सुधार होना चाहिए, खास करके हायर एजुकेशन में, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के लिए लंदन गए थे। जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए तो इंग्लैंड जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट है मतलब उसको जो भी वहां पे जो एक कैटेगरी के नीचे जो लोग होते हैं उनके लिए स्टेट सारी चीजें प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर से लेके उनके बच्चों का एजुकेशन, कोई अगर विकलांग है तो उनके पूरे दवाई या पूरा उनका जब तक वो जिंदा रहेंगे। ये वहां पे इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहां का जो पॉपुलेशन है, जो लोगों की संख्या है वो बहुत कम है, और वो एक छोटा सा टापू है। और वहां पे जो लोग हायर एजुकेशन में सिस्टम फॉलो करते हैं वो प्रैक्टिकलिटी का करते हैं। यहाँ पे इंडिया में जैसे आप देखिएगा कि किताब है आपके सामने, आपने उसको पूरा रट लिया और आपने जाके एग्जाम में दे दिया। वहां पे ये नहीं होता है। जैसे हमने ही लॉ पढ़ा है, तो लॉ में हमारे मूट कोर्ट्स होते थे। डेली सुबह हम लोग को एक लाइव सेटिंग में, जैसे कोर्ट में जो सेटिंग होती है उसमें हम लोग को आर्ग्यू करना पड़ता था। हमें अलग अलग तरीके की किताबें पढ़नी पड़ती थी, दिमाग लगा के हमें अलग अलग एक्सरसाइजेस करने होते थे। तो वहां पे वही सिस्टम है। और वहां पे एक और चीज है कि वहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में अंतर नहीं है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं, मतलब जिनके पास पे करने की ताकत है, वो जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो जनरली जो नहीं पे कर पाते हैं उस तरीके के लोग ज्यादा जाते हैं। बट वहां पे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो एक अमीर भी उसी कॉलेज में जाएगा और एक गरीब भी उसी कॉलेज में जाएगा। तो सोसाइटी में हमारे डिफरेंस नहीं है वहां पे। यहाँ आप देखिएगा अक्सर भेदभाव भी होता है कॉलेज में कि अरे ये इस सोसाइटी का है, ये उस सोसाइटी का है। वो सब वहां पे नहीं है, जिसके वजह से उन लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और जहां तक इंग्लैंड की बात की जाए तो जो भी है अभी उनके पास, वो हमारे वजह से ही है। इंडिया को ही वो लोग लूट के गए। जो है वो तो एक टापू था, कुछ था नहीं, ब्रेड खाते थे उन लोग नाश्ते में। बट अभी जो भी है हम लोग की वजह से। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट नहीं, अगर प्राइवेट, क्योंकि जितने हमारी आबादी है सभी को गवर्नमेंट जॉब दे पाना भी संभव नहीं, जितने हमारे यूथ जी, ये रियलिटी। तो प्राइवेट सेक्शन में क्या क्या व्यवस्था किया जा रहा है? एक और चीज की कमी हमारे झारखंड में देखी जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ नहीं आना चाहती है, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। इसका क्या कारण सोचते? एज अ यूथ हम बात कर रहे हैं, अगर आप अभी पार्टी को साइड लाइन करते तो। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आई फील कि बहुत स्कोप है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यूथ के लिए।
जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था, जैसे इंडस्ट्रियल एक्ट है, इंडस्ट्रियल एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें एक लीडर अगर चाहे तो या कोई भी एक पॉलिटिशियन या कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहे तो अपने एरिया में कंपनीज को बुला सकता है, उनको सस्ते में लैंड देके उनको फैक्ट्री वहां पे या कुछ भी प्लांट सेटअप कर सकता है। मान लीजिए अगर ये प्लांट सेटअप हो जाता है तो प्लांट में सबसे पहले सेटअप जब होगा, जब उसका कंस्ट्रक्शन होगा, तो वहां पे कौन काम करेगा? आसपास के लोग काम करेंगे, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। फैक्ट्री बनने के बाद वहां पे कौन वर्कर काम करेगा? आसपास के जो युवा लोग हैं उन लोग, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। फैक्ट्री बन जाएगी तो आसपास छोटे छोटे होटल्स खुलेंगे, मान लीजिए छोटे मेडिकल शॉप्स खुल गए या कुछ इस तरीके के, तो वापस से लोगों को रोजगार मिलेगा। आसपास की जमीन का दाम ऊपर चला जाएगा, उसमें भी लोगों का फायदा है। तो प्राइवेट सेक्टर मतलब एक ओशियन है, मतलब एक समुंदर है, जहां तक देखिए वहां तक इसकी उम्मीद है। तो यहाँ पे जरूर मतलब बहुत स्कोप है करने के लिए। और जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड को हमेशा एक स्टेट की तरह देखा गया है जो बस मिनरल्स और मतलब कोयला और ये सब सप्लाई करती रही सेंटर को, और सेंटर इसका हमेशा फायदा लेती रही। इसलिए कभी इस पे किसी ने, सेंटर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट अब बहुत सारी चीजें हैं जो होने वाली हैं और हो रही हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी रांची में एक सरकार और ताज होटल जो है उसके बीच में एक छोटा सा एग्जांपल, एक एमओयू साइन हुआ है। तो ताज होटल क्योंकि बहुत बड़ा चेन है, वो जब आएगा यहाँ पे तो यहाँ के लड़कों को रोजगार मिलेगा, जो भी यूथ हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों। उसके बाद झारखंड का नाम ऊंचा होगा कि चलो यहाँ पे ताज होटल है। टाटा का एक एमओयू साइन हुआ है जहां तक मुझे नॉलेज है, कार फैक्ट्री के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो इन प्रोसेस है, और अब धीरे धीरे झारखंड का इमेज चेंज हो रहा है। पहले इस पे कोई इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि सब चाहते थे कि इसका फायदा बस सेंटर को पहुंचे। अब जब स्टेट की गवर्नमेंट आई है, आगे झारखंड की मिट्टी की गवर्नमेंट आई है, तब बहुत सारी चीजें वो प्रोसेस में। और आपको पता है सर कि सब सारी चीजें एक बार में पॉसिबल नहीं है जी। अगर भगवान चाहे, खुदा चाहे, तो अगली बार भी हमारी सरकार आएगी और बहुत सारी चीजें तब भी हम लोग और विकास की प्रगति बढ़ेगी। जब खेल कूद या खेल सामग्री या खेल की तैयारी के लिए जिस स्कीम के तहत सेंटर के द्वारा पैसा दिया गया, हमारे झारखंड को महज 9 करोड़ रुपया ही दिया गया इस बार। इसको कैसे देखते हैं? और क्योंकि जब इतना पिछड़ा क्षेत्र है, भले मिनरल्स में हम रिच है लेकिन ऑन ग्राउंड हम रिच अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हमें और ज्यादा राशि मिलना चाहिए ताकि यहाँ से भी जाए ओलंपिक खेले, क्योंकि यहाँ प्रतिभा और खिलाड़ी की कमी नहीं है। एकदम आप सही बात कह रहे हैं। मैं छोटे छोटे गांव में जाता हूँ, कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, आप टैलेंट देखिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा कि इतने अच्छे प्लेयर्स हैं। बट सेंटर झारखंड को इग्नोर कर रहा है क्योंकि ये तो मतलब सरासर एक, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहा जाता है, मतलब वो है कि इसको चलो किनारे हटाओ। 9 करोड़ में क्या होता है जी? 9 करोड़ तो एक जिला का होना चाहिए स्पोर्ट्स का वो बजट, बट नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से हमारे जो युवा हैं वो पिछड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स तो दूर की बात, बहुत सारी ऐसे फंड्स हैं जो हमें सेंटर अभी तक नहीं दे रही है डेवलपमेंट के लिए। तो वो सारी चीजों में तो हम लोग बहुत पीछे हैं स्टेट के सेंटर के वजह से। आप लगातार सेवा कर रहे हैं लोगों की, आपकी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की इतनी खिदमत करूं और उनकी इतनी सेवा करूं कि मेरा उससे नाम हो। और गांडे में मैं मेहनत कर रहा था, और गांडे में ये मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हमारी जो नई विधायक बनी है कल्पना मैडम, बहुत ही अच्छी लेडी हैं। और मतलब आप अगर उनसे बात करिएगा तो उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट के आइडियाज हैं। तो मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट हो लोगों के लिए। और
किसी ना किसी दिन मैं भी एक एमएलए बनूं, एमपी बनूं, वो मेरे पार्टी पे है कि जब भी वो मुझे सक्षम समझेगी, वो मुझे मौका देगी, तो मैं उनके उम्मीदों पे और लोगों की उम्मीदों पे मैं खड़ा उतरूंगा। जैसा आपका एक्टिविटी था गांडे में, सरफराज साहब का जब इस्तीफा होता है, अगर कल्पना सोरेन जी नहीं आती तो क्या उस समय आप विधायक का चुनाव लड़ सकते थे? क्या उम्मीद थी? देखिए, मैं तो एक जेएमएम का सिपाही हूँ, संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो संगठन जो फैसला लेगी। मैं सवाल पूछने का कारण यह है क्योंकि उस समय फरदीन अहमद का नाम बहुत ज्यादा चल रहा था, इसीलिए सवाल पूछा। देखिए, जो लोग काम करते हैं उनका तो नाम चलता ही है और चलना भी चाहिए, बट मेरा जो पार्टी जो भी निर्णय लेगी, मैं उसी फैसले के अंडर हूँ। और इससे ज्यादा क्या सौभाग्य की बात हो सकती है कि मैं पार्टी सुप्रीमो की जो वाइफ है और हमारी जो विधायक हैं, उनके अंडर मैं काम कर रहा हूँ और लोगों को उसका लाभ पहुंचा रहा हूँ। अंत में अगर आप अपने जनता से कुछ अपील करना चाहें? मैं अपने युवा साथियों से बस यही अपील करना चाहूंगा, गिरिडीह के और गांडे विधानसभा दोनों के युवा साथियों से, कि हमारा अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, आप लोग मेहनत करिए और अपना नाम ऊंचा करिए, और जो भी काम करना है ऑनेस्टी से करिए, क्योंकि जो काम आप ऑनेस्टी से करिएगा, भले ही देर हो, आप उसमें एक ना एक दिन सक्सेसफुल होंगे। और गांडे और गिरिडीह विधानसभा दोनों में बहुत विकास हो रहे हैं। आप गिरिडीह विधानसभा में भी देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज आया है, बहुत जल्दी उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज आया है, और भी छोटी छोटी चीजें जो बहुत तेजी से चल रही हैं। गांडे में भी आप देखिएगा तो तीनों प्रखंड में कल्पना मैडम ने एक एक मिनी स्टेडियम का ऑर्डर दिया है, बेंगाबाद में, गांडे में और इधर करहरबारी में, युवाओं के खेल कूद के लिए। इंटर कॉलेज बन रहे हैं मिदनी सारे में, उससे बहुत फायदा होगा लोगों का। हर प्रखंड में, हर पंचायत के मॉडल स्कूल में मैडम एक लाइब्रेरी देने वाली हैं, जिसमें सारी जो मॉडर्न बुक्स हैं, फर्नीचर है, उसका बच्चे लाभ उठाएंगे। जो भी अपना हेल्थ सेंटर्स है, उनको बोला गया है एकदम टाइट होके अच्छे से फंक्शन करने। मैं भी उनको अक्सर विजिट करता हूँ, देखता हूँ कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है। आप लोग जिस भी फील्ड में आप लोग लगे रहिए, और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ जुड़े थे फरदीन इम्तियाज अहमद, जिन्होंने बहुत सारी बात की, बहुत परखा हुआ है। जैसा जब हम पॉडकास्ट का शुरुआत कर रहे थे, बहुत ही विजनरी है, जैसा कि वो इस पॉडकास्ट में अपना सारा कुछ बताएं पढ़ाई लिखाई के बारे में, और पूरा विजन उनका झारखंड को लेकर क्या है, हम झारखंड को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आपके लिए पॉडकास्ट बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। इसी उम्मीद के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। एक साथ बोलेंगे सर, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।